नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आईएनएस द्रोणाचार्य क्या है? तो देखिए, ये जो आईएनएस द्रोणाचार्य है, ये भारतीय नौसेना का एक गनरी यानी गोलाबारी स्कूल है। क्लियर है? और ये जो भारतीय नौसेना का जो गनरी स्कूल है, ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, कोची, केरल में स्थित है आईएनएस द्रोणाचार्य। अब ये आईएनएस द्रोणाचार्य चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड के लिए चुना गया है। क्लियर? यानी राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड के लिए आईएनएस द्रोणाचार्य को चुना गया है। अब ये जो प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया जाता है, ये किस लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ये प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड भारत की किसी भी सैन्य इकाई को राष्ट्र की असाधारण सेवाओं हेतु प्रदान किया जाता है। क्लियर? तो इतनी बात आप इससे संबंधित याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। और विश्व उपभोक्ता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा, उपभोक्ताओं को स्वच्छ ऊर्जा से बदलाव करना है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है, ये एक भारत और सिंगापुर के बीच सेनाओं का युद्धाभ्यास है। क्लियर है? यानी बोल्ड कुरुक्षेत्र एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। किन देशों के बीच? तो भारत और सिंगापुर के बीच। इसका आयोजन 6 से 13 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। और याद रखिएगा, ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र का ये जो आयोजन 2023 में हुआ, ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा, ये 13वां संस्करण था। और इसका आयोजन जोधपुर की मिलिट्री स्टेशन में किया गया। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि बोल्ड कुरुक्षेत्र का पहली बार आयोजन कब किया गया था, तो आपका जवाब होगा 2005 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एटीएल सारथी क्या है? तो याद रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन ने एटीएल सारथी की शुरुआत की है। और ये जो एटीएल है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अटल टिंकरिंग लैब्स। यानी अटल टिंकरिंग लैब्स के बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत करने और उसकी व्यापक निगरानी के लिए जो ढांचा तैयार किया गया, उसे क्या नाम दिया गया? एटीएल सारथी। क्लियर है? अब यहां पर चर्चा हुई है अटल इनोवेशन मिशन की, यानी जिस मिशन ने इस एटीएल सारथी की शुरुआत की है। तो आइए जरा देखते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो आपका जवाब होगा, नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन का प्रारंभ किया गया था। और उद्देश्य क्या था? तो स्कूलों में एटीएल स्थापित करके मतलब एटीएल का मतलब है अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करके भारत में लाखों युवा इनोवेटर्स को बढ़ावा देना। क्लियर? ये मूल उद्देश्य था अटल इनोवेशन मिशन का। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। और याद रखिएगा, ये जो टीकाकरण की शुरुआत है, वो 1802 में मुंबई में एक 3 वर्ष की बच्ची को चेचक की जब पहली खुराक दी गई टीके के रूप में, तो उसी समय इसकी शुरुआत हुई टीकाकरण की। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, असम की योद्धा लचित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है। अब ये जो असम की योद्धा लचित बोरफुकन है, ये चर्चा में क्यों है? तो याद रखिएगा, ये जो लचित बोरफुकन है, इन पर 42 लाख से अधिक हस्तलिखित निबंधों का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इसीलिए असम की योद्धा लचित बोरफुकन चर्चा में आए और इन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो लचित बोरफुकन है, इन्हें ब्रह्मपुत्र पर जो 1671 में सराय घाट की लड़ाई हुई थी, उसमें इनके विशेष नेतृत्व के लिए इन्हें जाना जाता है। और याद रखिएगा, यह लड़ाई औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। क्लियर? और जो असम के योद्धा लचित बोरफुकन के ऊपर ये जो हस्तलिखित निबंधों का विश्व रिकॉर्ड है, इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की पहली व्यवहारिक अर्थात बिहेवियरल लैब की स्थापना कहां की गई? तो याद रखिएगा, भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना जयपुर राजस्थान में की गई। और इस पहली व्यवहारिक लैब का जो संचालन और प्रबंधन है, वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपका जवाब होगा आईआईएम उदयपुर के द्वारा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, हाँ, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो भारत की पहली व्यवहारिक लैब है, ये क्या कार्य करेगी? तो याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सहित अन्य नवीन प्रौद्योगिकी की मदद से मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा भारत की इस पहली व्यवहारिक लैब में, जो जयपुर राजस्थान में स्टैब्लिश की जाएगी। और संचालन और प्रबंधन आईएम उदयपुर के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सुरेखा यादव वो पहली महिला लोको पायलट हैं जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया है। ये सुरेखा यादव सतारा महाराष्ट्र की रहने वाली है। यदि हम वंदे भारत ट्रेन की थोड़ा सा बैकग्राउंड को देख लें, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। और जो पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी, वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच। दूसरी वंदे भारत ट्रेन माता वैष्णो देवी कटरा से दिल्ली तक चलाई गई। और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई से गांधीनगर के बीच चलाई गई। इसके अलावा भी
वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको टॉप 3 वंदे भारत का ये जो क्रम है, टॉप 3 का मतलब जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे चलाई गई थी, उनको आपको ध्यान में रखना है और समय-समय पर आगे भी जब करंट कवर किया जाएगा, तो अन्य चौथी, 5वीं वंदे भारत का उल्लेख किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 85वां अधिवेशन हुआ, वो कहाँ पर संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा रायपुर, छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें अधिवेशन को संपन्न किया गया। याद रखिएगा, ये वही अधिवेशन है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता जा रहे थे और उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और काफी इस पर विवाद भी हुआ था, इसलिए काफी चर्चा में रहा, तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। तिथि अगर देखें तो 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन रायपुर, छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजीव सिंह को भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 7वें एशिया आर्थिक संवाद का आयोजन कहां किया गया? तो यहां पर सबसे पहली बात तो आप क्रम को ध्यान में रखेंगे कि ये जो एशिया आर्थिक संवाद आयोजन हुआ, ये 7वें क्रम का आयोजन पुणे में किया गया। तिथि क्या थी इस आयोजन की? तो याद रखिएगा 23 से 25 फरवरी 2023 के बीच। और ये जो 7वां एशिया आर्थिक संवाद का आयोजन पुणे में हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा यूनिसेफ इंडिया के द्वारा जो राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है, वो आयुष्मान खुराना को किया गया है और आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान खुराना अभिनेता हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास बलराम जी का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा तुलसीदास बलराम जिनका निधन हुआ, उनका संबंध फुटबॉल खेल से है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन है? तो याद रखिएगा स्पेन यूरोप का पहला देश है जिसने मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित किया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डेटा गोपनीयता दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो याद रखिएगा 28 जनवरी 2023 को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया और 2023 के डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या थी? थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जातीय ममानी महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा जातीय ममानी महोत्सव 2023 का जो आयोजन है, वो स्टेयांग कुंग गांव में, जो कि लद्दाख में है, आयोजित किया गया। जातीय ममानी महोत्सव 2023 स्टेयांग कुंग गांव, जो कि लद्दाख में है, वहां पर आयोजित किया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहां पर है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे गहराई में स्थित जो भूमिगत मेट्रो स्टेशन है, वो कहां पर है? पुणे में। ठीक है, याद रखिएगा कहां पर? पुणे में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान साक्षरता अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा केरल राज्य में संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के वो वैज्ञानिक कौन है जिन्हें नासा के द्वारा चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा नासा ने जिन्हें चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? एसी चांडिया। क्या नाम है? एसी चांडिया। और ये जो एसी चांडिया साहब हैं, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन बना है, किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये केरल राज्य का निर्वाचन क्षेत्र है। तो यानी केरल राज्य का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन बना है? तो याद रखिएगा संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा गंजी कमला वी राव, ये FSSAI के मुख्य CEO बने, गंजी कमला वी राव। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा स्वस्ति सिंह को एकलव्य पुरस्कार 2022 मिला और याद रखिएगा ये 30वां एकलव्य पुरस्कार था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो याद रखिएगा सतविनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो तत्काल में निर्वाचित हुए रहते हैं, यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? सेथरिचम संगतम को। किसको? सेथरिचम संगतम को पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 दिया गया, सेथरिचम संगतम को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में नौसेना का जो पहला पनडुब्बी संग्रहालय है, वो कहां पर निर्मित हुआ? तो याद रखिएगा भारत में जो नौसेना का पहला पनडुब्बी संग्रहालय है, वो विशाखापत्तनम में है और जो भारतीय नौसेना का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय है, वो पश्चिम बंगाल में इस समय निर्माणाधीन है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड जो जारी किया गया उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम है कल्याणी फेरेस्टा। क्या नाम है? कल्याणी फेरेस्टा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य ने फ्रेंड्स
ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम प्रारंभ किया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, ये इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, इसमें भारत का 68वां स्थान है 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, और पहले स्थान पर फिनलैंड है। इस प्रकार के प्रश्नों में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, 11वीं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो द इकोनॉमिस्ट के द्वारा जारी की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 9वीं वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का आयोजन हुआ, इसमें किसने जीत हासिल की? तो याद रखिएगा, जयपुर पिंक पैंथर्स ने 9वें वीवो प्रो कबड्डी लीग में जीत हासिल की है। और उन्होंने किसको हराया है? तो याद रखिएगा, पुणेरी पल्टन को हराकर जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीत हासिल की है 9वें वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले चांसलर कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले चांसलर अश्विनी वैष्णव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म कहां पर स्टैब्लिश किया गया? तो याद रखिएगा, केरल में भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म स्टैब्लिश किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु वह पहला राज्य है जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष सुस्मिता शुक्ला को चुना गया। किसको? सुस्मिता शुक्ला को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किसके साथ किया गया? तो याद रखिएगा, मालदीव के साथ आरबीआई द्वारा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संगम अभ्यास किसके बीच हुआ? तो याद रखिएगा, भारतीय नौसेना और यूएस नेवी के बीच ये संगम अभ्यास हुआ, और ये कहां पर आयोजित हुआ? गोवा में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया 2022 के लिए, वो चुना गया है गोबलिन मोड को। किसको? गोबलिन मोड को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। क्या नाम है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया, ये किस राज्य में? तो याद रखिएगा, गोवा में अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन 3 से 6 दिसंबर 2022 के बीच संपन्न हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मनुष्य और अन्य जीवों की जो आंतों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? यानी उन शैवाल का नाम क्या है जो मनुष्य तथा अन्य जीवों की आंतों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, उस शैवाल का नाम है ऑसिलेटोरिया और साइमन सिएला वायरस। यानी ऑसिलेटोरिया शैवाल और साइमन सिएला जो शैवाल है, ये मनुष्य और अन्य जीवों की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गैसोहॉल में एल्कोहल और पेट्रोलियम किस अनुपात में होता है? तो याद रखिएगा, गैसोहॉल में एल्युमिनियम और पेट्रोलियम 1:3 के अनुपात में होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि गैसोहॉल का निर्माण कैसे होता है? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण गन्ने के रस में, आप जानते हैं कि गन्ने के रस में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा सामान्य एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो इस सामान्य एल्कोहल को जब आप पेट्रोल में मिलाएंगे तो गैसोहॉल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सजीव तथा निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं किसमें? तो याद रखिएगा, वायरस यानी विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर से अगर रुधिर निकाला जाए तो उसे जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो याद रखिएगा, सोडियम अथवा पोटेशियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं रुधिर को जमने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में क्रेब्स चक्र की जो संपूर्ण क्रिया है वो कहां पर होती है? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मनुष्यों में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो क्रेब्स चक्र है, ये जो प्रक्रिया है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला में संपन्न होती है। क्लियर है? अभी थोड़ा सा मैं मौसम के बदलाव के प्रारंभिक चपेट में आ चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा कहीं पे आवाज में बदलाव आ जा रहा होगा, तो थोड़ा सा इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। मेरा ये पूरा प्रयास है कि कहीं पर भी ऊर्जा में कोई कमी न रहे। मैं आप लोगों को भी ये यहाँ पर थोड़ी सी अतिरिक्त सलाह देना चाहूंगा कि मौसम बदल रहा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हुए ये इसमें रहने की आवश्यकता है ताकि पढ़ाई आपकी बाधित न हो। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मेरियाना, मिंडनाओ और टोंगा गर्त ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त, मिंडनाओ गर्त और टोंगा गर्त स्थित है, और सबसे जो गहरा गर्त कहां पर है? मेरियाना गर्त। अगला देखिए, यहां पर नहर के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला पूछा गया कि कील नहर, तो ये कहां पर है? जर्मनी में। और याद रखिएगा, कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य में है। इसी प्रकार उत्तरी सागर नहर कहां पर है? तो ये भी जर्मनी में है। और उत्तरी सागर नहर एम्स्टर्डम और उत्तरी सागर के मध्य में है। अगली नहर का नाम है ईरी नहर, ये यूएसए में है। और याद रखिएगा, ईरी झील और हडसन नदी के मध्य में है ईरी नहर। क्लियर है? इसी प्रकार
सू नहर देख लीजिए, ये भी यूएसए में है और ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में है सू नहर। अगला देखिए, अगली नहर का नाम है वेलैंड नहर। याद रखिएगा ये जो वेलैंड नहर है ये कनाडा में है और ईरी झील और ओंटारियो झील के मध्य में है। अगली नहर का नाम है पनामा नहर, बहुत पूछा जाता है। ये जो पनामा नहर है वो पनामा में और किस महासागर के बीच में, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में। अगली नहर है स्वेज नहर, ये मिस्र में है और लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य में है। ये स्वेज नहर भी बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कुछ क्षेत्र हैं और उनके भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद यहां पूछे जा रहे हैं। जैसे पूछा जा रहा है कि निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में, तो याद रखिएगा भाग 15 में। ये अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 क तक वर्णित है। अगला है राजभाषा, ये भाग 17 में वर्णित है और इससे संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक वर्णित है। अगला है आपात उपबंध। देखिए आपात उपबंध भाग 18 में है और आपात उपबंध का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 352 से 360 में। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 352 है, ठीक है, इसको आप 352 देखेंगे। आपात उपबंध 352 से 360 में और भाग 18 में। संविधान का जो संशोधन है वो भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में ये वर्णित है। अगला देखिए, आगे यहाँ पर अकबर द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य है उनके क्रम को दिया गया है। देखिए ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि अकबर के दिए गए कार्यों को एक सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो पहला आता है वो आता है दास प्रथा। दास प्रथा 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति है वो 1563 ईस्वी में। जजिया कर की जो समाप्ति है वो 1564 ईस्वी में। इबादत खाने की जो स्थापना है वो 1575 ईस्वी में। मजहर की जो घोषणा है वो 1579 यानी 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना, तो याद रखिएगा दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में और इसके अतिरिक्त इलाही संवत की जो प्रारंभ है वो कब 1583 ईस्वी में हुई है। तो इस प्रकार आप जो अकबर के द्वारा किए गए कार्य हैं इनको आप तिथि सहित याद रखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।